हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के सीओएम के। आप सीओएम बोल सकते हैं या आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो कोलिजन वाला जो पार्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एक स्पेशल केस है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या बेसिकली, अभी तक जो प्रीवियस चैप्टर आपका डब्ल्यूपी आपने पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, आपका जो भी मास होता है वो एक पॉइंट पे सेंटर्ड होता है। पार्टिकल जब हम जो इसको हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, आपका एक्सटेंडेड मास होता है। बट उस एक्सटेंडेड मास को हम ट्रीट करना चाहते हैं पॉइंट मास की तरह, क्योंकि हमने अभी तक उसी के बारे में पढ़ा है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, सब कुछ। तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट मास को किस पॉइंट पे सेंटर्ड हम मानते हैं, वही अपना सेंटर ऑफ मास होता है, राइट। तो एक तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, फिर दूसरा आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना आना चाहिए कि कब लगेगा, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आपके, एकदम सिंपल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री बॉडीज ए बी एंड सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इक्वल काइनेटिक एनर्जी इसने बोला, देखो, इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मासेस आर 400 ग्राम, 1.2 kg and 1.6 kg। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, और मोमेंटम आपका होता है एम इंटू वी। देखिए, अगर मैं मोमेंटम का स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और दोनों तरफ अगर मैं 2m से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो 2m से डिवाइड करने पे ये एक m कट जाएगा, राइट साइड में आपका क्या बन जाएगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। सो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज p स्क्वायर बाई 2m इज योर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको मोमेंटम गिवन है, आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पी स्क्वायर बाई 2m कर दीजिए। या फिर आपको मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपको मोमेंटम चाहिए, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2m के। अब मोमेंटम निकालते टाइम कुछ बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी नहीं है। स्पेसिफिक आपको नोट रखना है, नोट टोटल एनर्जी, दिस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये एक ही रिलेशन है, इसको आपको यूज किस तरीके से करना है, दोनों केसों में। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी गिवन है, मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। कौन सा रिलेशन आप यूज करेंगे, ये वाला। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम इज इनवर्स, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू रूट एम। प्रोपोर्शनल टू रूट एम, तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा √0.4 रेशियो, 1.2 रेशियो, 1.6, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रेशियो 4 रेशियो √4 रेशियो, √12 रेशियो, √16, कितना आ जाएगा, 2 रेशियो। ये इसका आप लिख सकते हैं 2√3, जिसको आप लिख सकते हैं 4। सो दिस विल बी 1 रेशियो √3 रेशियो 2। आई थिंक बी हो जाएगा इसमें, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लेयर कोट ए क्रिकेट बॉल of mass 150 gram moving at this speed. The catching process is completed in this time. The magnitude of force exerted by ball on the hand of the player. ये क्वेश्चन सिंपल है आपका, और इससे रिलेटेड आप कंसेप्ट को देखिए क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मान लीजिए मुझे एवरेज फोर्स निकालना एक बड़े इंटरवल के लिए, तो डी किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा में। सो इट विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, प्लस न्यूटन सेकंड लॉ यही। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। अगर मान लीजिए बहुत शॉर्ट टाइम में डेल्टा टी अगर आपका डी टी की तरफ चला जाता है,
तो आपका डेल्टा टी तो बहुत छोटा हो गया, बट डेल्टा पी जो है वो सिग्निफिकेंट है, ये डेल्टा पी ही रहता है। जो ये एफ एवरेज है वो क्या हो जाता है, डेल्टा पी बाई डी टी। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो ये फोर्स बहुत बड़ा होगा, और इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। कब कब लगता है ये, कोलिजन में लगता है। बहुत तेजी से मूव करती हुई गाड़ी टकरा जाती है तो उसपे इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, वो फोर्स डैमेज करता है। वही कोलिजन अगर स्लोली हो तो इम्पल्सिव फोर्स कम लगेगा। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कार जो है, जैसे जो बेवकूफ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो क्या करता है, अपनी गाड़ी के आगे लोहा लगवा लेता है, उसको लगता है इससे मजबूती मिलेगी गाड़ी को। उससे मजबूती नहीं मिलती है, गाड़ी जैसे टकराती है तो आपका देखिए जो भी मोमेंटम था, ये कोलिजन हो गई जब भी, तो इस वाले लोहे का जो ये वो आगे बार लगवा रखा है, इसमें कंप्रेशन बहुत कम होगा। तो जो कोलिजन का ड्यूरेशन होगा डेल्टा टी, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो जो इम्पल्सिव फोर्स लगा दैट विल बी बिग। तो इस पे इम्पल्सिव फोर्स बिग लगेगा। सेम फोर्स आपको पता है ये रिएक्शन फोर्स होता है, तो दूसरी बॉडी पे भी यही फोर्स लगता है, बिग लगता है। तो दूसरी वाले पे भी डैमेज आता है, तो इस वजह से ये रखते हैं। बाकी खुद इस बॉडी पे भी डैमेज आता है। इसके बजाय देखिए इसी बॉडी पे अगर आप फाइबर का रखें, जैसे मान लीजिए जो बोनेट है आपका गाड़ी का, वहाँ फाइबर रखिए। जैसे आप देखिए लैम्बो, देखिए लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सब इनमें क्या रखते हैं, मल्टी पर। जैसे मान लीजिए सबसे आगे ये दे दिया, इसके बाद फिर से आपका फाइबर दे देते हैं, इसके बाद फिर से फाइबर दे देते हैं। अब जैसे ही गाड़ी आपकी टकराएगी, ये आपका बोनेट हो गया, ये टायर हो गया, ये फाइबर है, ये फाइबर है, यहाँ भी फाइबर है, फिर जो है मेन बॉडी है आपकी। जैसे गाड़ी टकराएगी तो यहाँ से कोलिजन स्टार्ट होगी, ये वाला पूरा पिचकेगा तब टाइम लगेगा, जैसे 0.1 सेकेंड लग गया, इसको पिचकने में 0.2 सेकेंड लग गया, इसको पिचक के एकदम होने में 0.3 सेकेंड लग गया। तो ड्यूरेशन आपका देखिए बढ़ जाएगा, 0.6 सेकेंड हो गया। और अगर मान लीजिए लोहे का होता तो 0.1 सेकेंड में, 0.01 सेकेंड में ये कोलिजन होती। तो इतना टाइम मिल गया तो आपका इम्पल्सिव फोर्स काफ़ी कम हो जाएगा, तो मैन बॉडी पे डैमेज कम आएगा। तो इसलिए आपको लगता है कि फाइबर की बॉडी, सामने फाइबर की बॉडी है तो ये तो टकराने पे एकदम चकनाचूर हो जाएगी, बस वो फाइबर फाइबर डैमेज होगा, मैन बॉडी पे वो डैमेज नहीं जाएगा। राइट। और ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फीचर होता है। एनीवे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बॉल है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल आपका कितना हो जाएगा 150। इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 20, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.15 इंटू 20, 10⁻³ कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, 3 kg/s। और फाइनल मोमेंटम आपका हो गया 0। तो डेल्टा पी आपका कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी माइनस का 3। ये बस डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को। ये फोर्स की डायरेक्शन इन इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट होगा ये फोर्स, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज योर 0.1, सो दिस विल बी -30 न्यूटन। या फिर मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, 30 न्यूटन। आंसर इज योर 30 न्यूटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सिंपल है इसमें, यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट, ये आपका प्लेन में है बॉडी, प्लेन में बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर सी ओ एम इक्वल्स टू, इसमें ये नहीं लगाएंगे M1 x1 या M1 r1 प्लस M2 r2, आप ये करेंगे A1 r1 प्लस A2 r2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, क्योंकि मास के बारे में बात नहीं की। ए क्या होगा आपका, एरिया। इस तरीके से अब देखिए इसको दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, बट आप इससे रिलेटेड कंसेप्ट समझिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में क्या रखना है। ये बॉडी सिमेट्रिक है क्या किसी एक्सिस के अबाउट, एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिक है, वो ये एक्सिस है। और कोई एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिक हो। और जिस भी एक्सिस के अबाउट अगर आपकी बॉडी जो सिमेट्रिक होती है, उसका सेंटर ऑफ मास उसी बॉडी के, उसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है।
इसको अगर मैं वाई वाई डैश बोल दूं तो इसका सी ओम विल बी ऑन वाई वाई डैश, जिसके अबाउट भी बॉडी सिमेट्रिक होती है, सेंटर ऑफ मास उसी पे होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो जैसे मान लीजिए वाई वाई डैश के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो आप लेफ्ट वाले पोर्शन को पोर्शन वन बोल दीजिए, राइट वाले को टू बोल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, तो ये मास सेम है, ये मास सेम है, तो ये कोऑर्डिनेट एक जितना पॉजिटिव में एक्स नोट है, दूसरा उतना में नेगेटिव में एक्स नोट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो आएगा, यानी बेसिकली इस एक्सिस के ऊपर ही होगा सेंटर ऑफ मास। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट बॉडी आपकी सिमेट्रिक होती है, सेंटर ऑफ मास उसी पे होता है। ठीक है, तो यानी सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई सी ओ एम, और वाई सी ओ एम ही आपसे पूछा है, राइट। अब देखो एक तरीका क्या, आप इसको मल्टीपल एरिया में डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक एरिया आपने ये बना लिया, एक ये वाला बना लिया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, तीनों के सेंट एरिया लिखिए। ये वाला एरिया जैसे कितना हो जाएगा, ये साइड आपकी वन है, ये साइड टू है, तो इसका एरिया टू हो जाएगा, और इसका एरिया वन हो जाएगा, इसका एरिया अगेन टू हो जाएगा। एक तो और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, बीचों बीच, इसका हो जाएगा वन पे, इसका हो जाएगा वन बाय टू पे, इसका हो जाएगा अगेन वन पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या आपका, आप नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाइए। हम उस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले तरीके से आप इजीली कर ही लेंगे। नेगेटिव मास का कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए ये पूरी बॉडी होती, तो उसका मैं एरिया ए वन मान लेता हूँ। उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, उसका सेंटर होता है बीचों बीच एकदम। उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका होता है थ्री बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है वन। देखिए ये साइड देखिए टू है, तो इसका बीचों बीच होता है। अब जो ये वाला एरिया जो यहाँ पे नहीं है, वो हटा दिया हमने ओरिजिनल मास से। अगर हमने हटा दिया तो मैं इसको यूँ मान लेता हूँ कि जितना ये पहले था उतनी ही डेंसिटी का मैंने नेगेटिव एरिया, नेगेटिव मास यहाँ पे रख दिया। तो ये वाला एरिया मैं नेगेटिव ले लेता हूँ ए टू। नेगेटिव ले लूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो भी ये एरिया है, हटाया गया पोर्शन है, उसका बीचों बीच, उसका बीचों बीच यानी यहाँ पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा थ्री बाई टू। बट हमें वाई सी ओम निकालना है, तो एक्स से में मतलब नहीं है। वाई कहाँ हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ तक वन है, ये हाफ हो जाएगी, ये थ्री बाई टू हो जाएगी। अब पूरा एरिया ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू आपकी है बेस थ्री इंटू हाइट टू, ये सिक्स है। ए टू कितना है, ये वाला एरिया आपकी इसकी लेंथ और हाइट दोनों वन वन है, तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई सी हम आप यूँ लिख सकते हैं, वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू। बट ए टू आपका नेगेटिव है, हटा दिया ना, नेगेटिव है, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए। वाई वन कितना था आपका वन, इंटू ए वन कितना आपका सिक्स, ए टू आपका नेगेटिव है माइनस का वन, इंटू वाई टू कितना आपका, वाई टू तो प्लस का ही है थ्री बाई टू, डिवाइडेड बाई ए वन इज सिक्स, ए टू इज माइनस वन। कितना आ गया, ऊपर आ गया सिक्स माइनस थ्री बाई टू होल डिवाइडेड बाई फाइव। ऊपर ही हो गया ट्वेल्व माइनस यानी नाइन बाई टू, इतना ऊपर हो गया था नाइन बाई टू, और फाइव था तो नाइन बाई टेन, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा क्वेश्चन में रेशियो पूछा आपसे, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा मैंने बोला ना कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर इस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सियोम तो आपका यही हो जाएगा, तो एक्सियोम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री बाई टू, इसका रेशियो नाइन बाई टेन के साथ, तो थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई नाइन बाई टेन, थ्री इंटू टेन डिवाइडेड बाई टू इंटू नाइन, ये फाइव हो गए, टू कट गए, दिस विल बी फिफ्टीन बाई नाइन। रेशियो आपका एन बाई नाइन है, तो ये एन की वैल्यू हो गई
15। चलते हैं आगे. When the kinetic energy of a body becomes 36 times of its original value, the percentage increase in the momentum. अब एक काम कीजिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन आपका क्या होता है? P is रूट टू एम के. तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, P डैश बाई P इक्वल्स टू के डैश बाई के. तो P डैश बाई P ये 36 टाइम हो गया, तो रूट में 36 आ जाएगा. तो ये आप क्या लिखेंगे? 36 के डिवाइडेड बाई के. तो ये के ही आपका कट जाएगा, ये 6 आ गया. P डैश इक्वल्स टू आ गया आपके पास 6P. बट परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो परसेंटेज का आपका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, पी नोट ओरिजिनल इंटू 100%. डेल्टा पी कितना हो जाएगा? 6P माइनस पी, और पी नोट ओरिजिनल वैल्यू जहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ, इनिशियल वैल्यू, दैट इज पी इंटू 100. तो ऊपर आ जाएगा 5P, नीचे पी यानी 5 इंटू 100%, यानी 500%. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए इनके. इस बार क्या आपका मोमेंटम सेम है. द पार्टिकल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो के इक्वल्स टू क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m. बेसिकली के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, अगर पी सेम है तो, राइट. अदरवाइज तो पी पे भी डिपेंड करेगा, नहीं वी पे भी डिपेंड करेगा. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सबसे हल्के मास की होगी, m/2 की होगी, ए की हो जाएगी. नेक्स्ट. इन अ सिस्टम टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 3 kg, m2 2 kg are placed at certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved toward the center of the system through a distance 2 centimeter. In order to keep the center of mass of the system at original position, the mass of m2 should be moved toward the center of mass by a distance. Center of mass आपका वहीं रहना चाहिए, यानी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना होना चाहिए? 0. अच्छा, डेल्टा एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला क्या लगाओगी? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. अगर यहाँ पर आपका सेंट्रोमास का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो यहाँ पे m1 की लोकेशन आ जाती, या m2 की लोकेशन या पोजीशन आ जाती. बट आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पुट कर दीजिए. अब इसको जीरो करना, ये जीरो कब होगा? तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो होगी, यानी m1 3 इंटू डेल्टा x1. डेल्टा x1 कितने से डिस्प्लेस किया इसको? 2 सेंटीमीटर, प्लस m2 2 इंटू डेल्टा x2, ये जीरो होना चाहिए. डेल्टा x2 कितना आ जाएगा बेटा? -3 सेंटीमीटर. इसका मतलब जिधर m1 को डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट आपको m2 को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, बट इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है. आंसर विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिफॉर्म रोड AB of mass 2 kg and length 30 centimeter at rest on a smooth horizontal surface, and an impulse of this is applied to end B. The time taken by the rod to turn through an angle of at right angle will be this. अब क्वेश्चन समझ लीजिए पहले. ये एक रोड है यूँ, इसके एक एंड पे ये वाला एंड A है, ये एंड A है, ये B. यहाँ पर एक इम्पल्स दिया जाता है, कितना? 0.2 न्यूटन सेकेंड. इम्पल्स का मतलब तो समझते हो, चेंज इन मोमेंटम. आई बोल, इस इम्पल्स को अगर सेंटर पे हम लगाते हैं इस रोड के, इस रोड का मास कितना है? 2 kg, और लेंथ है एल एस 30 सेंटीमीटर. 30. अगर सेंटर पे लगाते तो सिर्फ इसको एक लीनियर वेलोसिटी मिलती v, और वो कितनी हो जाती? इस इम्पल्स, जो भी आपका इम्पल्स आई डिवाइडेड बाय इसका मास m. बट सेंटर के अबाउट नहीं लगाया, तो आपका देखिए अगर जिस टाइम पे ये इम्पल्स दे रहा होगा, बेसिकली आप इम्पल्स का मतलब क्या, आप एक फोर्स लगा रहे हैं. अब यूँ बोल दीजिए 0.2 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहे हैं आप 1 सेकंड के लिए.
या यूँ बोल दीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप 0.1 सेकंड के लिए, दैट इज इम्पल्स, नथिंग एल्स, बिकॉज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टेकिंग टाइम. तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, and delta p is your impulse. So impulse is force into time of application. ये हो गया. तो जब ये फोर्स आप लगा रहे हैं तो इस सेंटर के अबाउट आपको एक टॉर्क भी मिल रहा है. तो जब आप इसको इम्पल्स दे रहे हैं तो इसको एक एंगुलर इम्पल्स भी मिलेगा. अब एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस इनटू ये इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स आप लिख लीजिए, एंगुलर इम्पल्स. और ये एंगुलर इम्पल्स मिलेगा किसके अबाउट, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिलेगा अगर ये फ्री है रोटेट करने के लिए. क्योंकि जब से ही आप इसको इम्पल्स दोगे तो इम्पल्स की वजह से इसके पूरी बॉडी को, इस पूरी रोड को एक, या मैं यूँ बोलता हूँ इसके सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिल जाएगी. वो मिल जाएगी इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास. बट ये एंगुलर इम्पल्स इसको रोटेट कराएगा किसके अबाउट, अगर ये फ्री है बॉडी रोटेट करने के लिए तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी. जैसे मैं इसको ए एंड से हिंज कर देता तो एक किसके अबाउट रोटेट करती, फिर ए के अबाउट रोटेट करती. आपको ए के अबाउट लगाना पड़ता है टॉर्क, राइट. तो एंगुलर इम्पल्स कितना मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इम्पल्स. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. ये आर परपेंडिकुलर, क्योंकि टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर. तो इसको आप लिखेंगे 0.15 मीटर इंटू इम्पल्स, दैट इज 0.2. सो बेसिकली दिस विल बी, अगर मैं ये हटा दूँ ये हटा दूँ तो 30 × 10⁻³ ये एंगुलर इम्पल्स. अच्छा, एक्सटेंडेड मास के लिए एंगुलर इम्पल्स आप क्या लिखते हो, ये एंगुलर इम्पल्स का मतलब इनिशियल अगर इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो था तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया, जे बन गया आपका. और इस बॉडी के लिए आप जे बराबर क्या लिखते हो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, आई इंटू ओमेगा. आई किस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट रोटेशन होता है. तो इसके लिए इसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिल गई कितनी, इसको मैं आई ओमेगा के इक्वल अगर कर दूं तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा. ये ओमेगा निकालने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि अगर ओमेगा निकल गया तो मैं टाइम को यूँ लिख सकता हूँ टी इक्वल्स टू एंगल मेड डिवाइडेड बाई ओमेगा. और ये टाइम ही आपसे पूछा है. तो इसको अगर मैं ओमेगा के बराबर कर दूं, आई ओमेगा के बराबर कर दूं, तो 13 × 10⁻³ इक्वल्स टू आई. सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा 1/12 इंटू ml², मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो 1/12 इंटू मास इज 2 kg इंटू L². L इज 0.3 इंटू 0.3 इंटू ओमेगा. इसको मैं हटा देता हूँ 2 डेसिमल, तो यहाँ से ये कट गए, बच क्या गया लेफ्ट में 3 इक्वल्स टू, इसको भी आप काट दीजिए, ये आ गया 6, इस 3 से कट जाएगा बच जाएगा 2. राइट साइड में बच गया 3/2, राइट, इंटू ओमेगा. सो ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड. तो टाइम कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, दैट इज π/2 डिवाइडेड बाई ओमेगा. सो इट इज π/, सो आंसर शुड बी 4. बट द थिंग इज दैट ये क्वेश्चन जो आपका रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन PYQ में आप कंसिडर कीजिएगा इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The identical spheres each of mass 2m are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 4 मीटर each. तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ये इसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये दोनों जो साइड हैं 4 मीटर की, और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन, एक 2m आपका यहाँ पे, एक 2m आपका यहाँ पे, एक 2m आपका यहाँ पे. तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसकी डिस्टेंस पूछिए बेसिकली. अगर सी ओ एम यहाँ पे है तो यार पूछा आपसे, और आप कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा, इसका एक्सियोम निकाल लीजिए और वाई सी ओ एम निकाल लीजिए. तो आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा रूट एक्सियोम का स्क्वायर प्लस वाई सी ओ एम का स्क्वायर. एक्सियोम क्या हो जाएगा आपका,
पुट कर दीजिए आप, उनकी नंबरिंग कर लीजिए। वैसे हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं, इसकी ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो x is COM equals to M1 2m into x1 that is 0 plus M2 that is 2m into x2 that is 0 plus 2m। इसके लिए x कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये भी आपको 4 मीटर है, ये y4 है। डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल हो जाएगा 6m। ये 0 ये 0, ये कितना आ गया 8m बाई 6m, 4/3। तो ऐसे ही y एक्सिस के अबाउट आप YCOM निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी 4/3। तो r कितना आ गया, √4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 √2, 4 √2 डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल्स टू आपको दे रखे हैं 4 √2 बाई एक्स। एक्स कितना आ गया, 3 आ गया। चले आगे, ये क्वेश्चन ठीक है। ये देखिए आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी है इसमें, और थोड़ा सा एनर्जी का भी यूज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए मेंस में, क्या बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जाता है, उससे फिर पढ़ने वाले बच्चे को नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्केलिंग में उसका नंबर कम हो जाता है, उसको ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहा होता है। और जो बिना पढ़े गया है, जो ऐसे गया, उसको फ़ायदा मिल जाता है। फ़ायदा तो क्या मिल जाता है, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए एनटीए जो भी पेपर बना रहा है, एनसीईआरटी जो भी, सीबीएसई जो भी प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व है। A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg। ये आपका 1 kg का यहाँ पे बोब लटका रखा है, ये इसमें एक बुलेट आके स्टक की जाती है, और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास कितना है 10⁻⁻² kg। तो बेसिकली इस बुलेट का जो मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल तो कितना है बुलेट का, 200 इंटू इसका मास 10⁻⁻² इक्वल्स टू पी फाइनल। पी फाइनल हो जाएगा टोटल मास, क्योंकि इसके अंदर चली जाएगी बुलेट। तो टोटल मास 1 प्लस 10⁻⁻² इंटू वी, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटा है। तो ये 2 0 कट गए, कितना आ गया, 2 आ गया, वी इक्वल्स टू। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी के साथ ये क्या करना चाहेगा, ऑसिलेशन करना चाहेगा, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट ही अटेन करेगा। तो ये पूछा था हाइट टू विच द बोव राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक, तो कितना ऊपर तक जाएगा। इन दो लेवल के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। ये रेफरेंस है तो आपका पी इनिशियल 0 हो गया, और यहाँ पर के फाइनल 0 हो जाएगा, जहाँ रुक जाएगा ब्लॉक। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो के इनिशियल दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पी फाइनल दैट इज mgh। एम से एम कट गया, एच विल बी v²/2g। ये वैसा ही है जो अपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। v² विल बी 4 बिकॉज v इज 2 मीटर पर सेकेंड कोलिजन के बाद, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। कितना आ जाएगा ये, 0.2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। स्पेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। आपके 10 मीटर की हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड पे, ग्राउंड आपका, ये हाइट है 10 मीटर, यहाँ से ड्रॉप किया है, इसका मास कितना दे रखा है 0.1 kg। और टकराने के बाद ये बॉडी जो रिबाउंड करती है वो 5 मीटर तक रिबाउंड करती है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 मीटर। द इम्पल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड, इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी में यू मान लेता हूँ, और टकराने के जस्ट बाद में वी मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं। यू बता सकते हो, यू हो जाएगा आपका √2 GH, यानी यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √2 इंटू 10 इंटू 10, 10 √2 मीटर पर सेकेंड।
अरे वी बता सकते हो, ये भी यहाँ तक पहुँचने में डायरेक्टली आप लिख सकते हो √2 जितनी हाइट तक जाएगा वो h, तो √2 × 10 × 5। यहाँ मैं 5 यूज कर रहा हूँ h और यहाँ 10 यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो u है वो 10 मीटर फॉल होने के बाद अटेन करी है, और इस v के साथ ये 5 मीटर अटेन करता है मैक्सिमम हाइट, इसलिए मैंने यहाँ 5 यूज़ किया है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो अब पी इनिशियल लिख लीजिए, पी फाइनल लिख लीजिए। पी इनिशियल आपका कितना हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल्स टू 0.1, नेगेटिव का होगा बट ये कि यू नीचे की तरफ है, माइनस का 0.1 मास इनटू वेलोसिटी 10√2, और पी फाइनल कितना हो गया 0.1 इंटू वी, क्योंकि वी प्लस का है 10। चेंज कितना आ गया डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 1, ये 1 हो जाएगा, इनिशियल इज -√2, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इनिशियल इज √2, कितना आ गया 1 + √2, कितना हो जाएगा ये, जी की वैल्यू 9.8 लेनी उसके हिसाब से, ये 1.414 एंड 2.414 के अप्रोक्स हो जाएगा। और जी की वैल्यू आप कम लेंगे तो ये यू भी आपका कम आ जाएगा, तो इसके इर्द गिर्द आप देख लीजिए, इसमें डी ऑप्शन है एक, ये तो बहुत दूर है, डी ऑप्शन हो गया आपका। जी की वैल्यू आप 9.8 मत लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, और वैसे भी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अच्छा बच्चा मार खा जाता है, अच्छा बच्चा इन द सेंस जो सिंसियर, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता है। ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम 1000 × 6, फाइनल मोमेंटम, ये मास ऐड कर दोगे तो मास कितना हो जाएगा 1200 × v, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस मास ऐड किया, कोई फोर्स नहीं लगाया है। ये कट गया, कितना आ गया आपका, ये 6 कट गया, ये 2 आ गया, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें इतना ही। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कंबाइंड वीडियो बना दूँ 2-3 साल की पीवाई, क्योंकि एटलीस्ट 2-2 साल के जो चैप्टर छोटे हैं, एटलीस्ट जिनसे क्वेश्चन कम आए। ओके, थैंक यू।